सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनिगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी और मजे में होगे। जिनके एग्जाम हो गए हैं उनको तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, और जिनके बचे हैं चाहे यार पढ़ाई कर लो थोड़ा। और जिन्हें लगता है कि हम चाहे जितना पढ़ लें पास तो हम होने से रहे, उन सब मैं क्या ही बोलूं। बट गाइस, आज का जो चैप्टर है ना, इसमें हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में मैं बता के तुम्हें स्पॉइल नहीं करूंगी। बस ये कहूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट इससे पहले एक बार हम लास्ट पार्ट को अच्छे से जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे अपना वांग लिन पहुंच जाता है स्कॉर्पियन सेट के पास, और इस दौरान वांग लिन की वहाँ मुलाकात होती है ग्रीड से, जिससे उससे भर भर के ट्रेजर्स मिलने के साथ साथ काफी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। इस दौरान एक ऐसा ट्रेजर जो कि एक वुडन स्टैचू था, लेकिन जब सिल्वर कॉर्प्स यानी कि वही फीमेल लेडी जब देखती है ना, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वांग लिन अपनी फोर्थ अवेकनिंग के लिए ऑलरेडी जो लूजिन बायो था उसे यहाँ पे शू ल्यूक्यू के साथ भेज चुका था फायर स्पैरो क्लैन की तरफ, लेकिन वांग लिन अब ग्रीड के ट्रेजर्स को और भी अच्छे से मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। और आगे सो हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो लगभग सारी की सारी ट्रेजर्स को देख चुका था, और उसे फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो था वही एंशिएंट गॉड वाला गोल्डन फर्नेस। इस दौरान वांग लिन एक करके सारे ट्रेजर्स को रिफाइन करता है, लेकिन किसी न किसी में उसे कुछ फ्लॉ नजर आता है, जैसे कि वांग लिन फिलहाल के लिए हटा नहीं पाता, क्योंकि अगर वो हटा देगा तो उनकी पावर भी इरेज हो सकती है। लेकिन वो जो फॉग लेंस था, यानी कि जो सोल नेशर जैसा दिख रहा था, वांग लिन इसमें काफी पावरफुल डेविलिश ऑरा को फील कर पाता है, और वांग लिन समझ चुका था कि अगर उसके पास एक डेविल क्लोन होता तो उसके लिए कितना परफेक्ट वेपन होता। अब यहाँ पे गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ऑलरेडी वांग लिन के पास उसका एक क्लोन है, जो कि एक एंशिएंट डीमन क्लोन है, जो कि इस वक्त सोल डिफाइनिंग ट्राइब के अंदर मौजूद है। वांग लिन की अपनी बॉडी एंशिएंट गॉड की है, और अब बस एक और एंशिएंट ऑर्डर वाली वांग लिन को किसी बॉडी की जरूरत थी। तो वांग लिन डिसाइड करता है कि क्यों ना वो यहाँ पर अपना एक और क्लोन बॉडी बनाए, लेकिन वो एंशिएंट डेविल वाली क्लोन बॉडी होगी। बस फिर क्या, वांग लिन इस काम में लग जाता है। और यहाँ पे अगर एंशिएंट डेविल वाली तुम्हें क्लोन बॉडी बनानी है, तो तुम्हें इसके लिए एंशिएंट डेविल्स की सोल चाहिए होगी, जिसका काम तो ग्रीड ने ऑलरेडी कर दिया था। जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रीड से वांग लिन को वही डेविलिश सोल वाली एक बॉटल मिली थी, जिसमें कि आपको अपना ब्लड सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और साथ ही काफी सारे क्रिएचर्स के ब्लड को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब जाके आप एंशिएंट ऑर्डर के किसी डेविल की सोल को पोजेस कर पाओगे। बट अपना वांग लिन, जो कि खुद एंशिएंट ऑर्डर से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके अंदर एक रॉयल एंशिएंट गॉड का ब्लड भी है, तो वांग लिन को किसी चीज की सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उसने ऑर्डर दिया और यहाँ पे अपनी हल्की पावर से काफी सारी सोल्स को उसने निकाल लिया था। तब तुम लोग समझ गए होगे कि क्यों ग्रीड ने जब 3000 सोल्स को निकाला था, तो उसे कुछ ब्लड को सैक्रिफाइस करना पड़ा था, और साथ ही उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो 3000 क्रिएचर्स के सोल्स को और उनके जो ब्लड है उन्हें भी डिवोर करवाएगा। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो पूरी मेहनत के साथ थर्ड क्लोन को बनाने में लग चुका था। वहीं दूसरी तरफ लूजिंग बाय जो है वो बहुत ही अच्छे से वांग लिन के प्लान को फॉलो कर रहा था, और यहाँ पे उसने फायर स्पैरो क्लैन के आसपास काफी ज्यादा हलचल मचा दी थी, जिसके चलते जहाँ जहाँ वो अपने फ्लेम्स को फैलाता है, सभी लोग उसे ट्रैक करते हुए उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो फायर स्पैरो क्लैन का जो एंसेस्टर था, जब उसे इस फ्लेम के सोर्स का पता चलता है, जो कि वांग लिन का ब्लड था, यानी कि जिसके अंदर वर्मिलियन वर्ड फ्लेम की भी पावर थी, तो यहाँ पर उसे लालच आता है, तो वो अपनी पूरी फौज उतार देता है वांग लिन की तरफ, यानी कि जो इस वक्त लूजिन बायो है उसकी तरफ। इस दौरान वांग लिन का जो थर्ड क्लोन था वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल वांग लिन का जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन था, जो कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन के फॉर्म में इसके सोल में था, बिल्कुल वो वैसा ही शेप ले लेता है, और दूर से देखने में ये ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ही पावरफुल ब्लैक पाइथन यहाँ पे मौजूद हो, और जिसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट हो। अब फिलहाल के लिए वांग लिन जानता है कि उसे एंशिएंट डेविल वाले क्लोन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, और फिलहाल के लिए वो इसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। तो फिलहाल के लिए वांग लिन इसे बस अपने बॉडी के साथ रख लेता है, बिल्कुल एंशिएंट थंडर ड्रैगन के पास में अपनी ओरिजिन सोल के अंदर। और इसे अपने सोल के अंदर रखने से वांग लिन को ये फायदा भी था कि वांग लिन जहाँ भी जाएगा वहाँ पे अगर जरा भी डेविलिश ऑरा होगी या फिर एनर्जी होगी, तो ये उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। और वांग लिन का टारगेट था कि थर्ड स्टेप में जाने के बाद मुझे सबसे पहले अपने एंशिएंट ऑर्डर को भी कंप्लीट करना होगा। इस दौरान हम फॉरेन लैंड के एक ऐसे आइसोलेट लैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका था। लिटरली यहाँ पर पूरा स्टेज सज चुका था, और बैटल अरीना भी पूरी तरीके से तैयार थी। सभी लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुके थे, लेकिन जो वीआईपी गेस्ट थे वो भी यहाँ पर आ रहे थे। यहाँ तक कि सोवरेन काउंसिल से भी कुछ बहुत ही टॉप क्लास लोग यहाँ पे आए थे, जिनमें से एक थी ग्रैंड मास्टर येल्लो, और हमारे जो मास्टर ब्लू ड्रीम
में जो कि टॉप 5 मास्टर में शुमार किए जाते हैं, वो भी अपनी बेटी के साथ इसी ओर बढ़ रहे थे। अब यहाँ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि काफी पहले पहुंच चुका था और यहाँ पर ऑलरेडी जो बाकी के जो 70 क्लैंस के जो टॉप क्लैन के मेंबर्स थे ना, वो भी अपने लोगों को लेकर आ चुके थे। पर तभी यहाँ पर काफी सारे लोग जो थे, जैसे वो लोग स्कॉर्पियन क्लैन और जो क्लाउडस्केप क्लैन था, इन लोगों को वो लोग बहुत बुरी तरीके से जलील करते हैं और लिटरली कहने लगते हैं कि तुम लोगों को तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। आखिर तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन दी तो दी किसने। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन क्लैन वालों को कहता है कि तुम तो हमारे पैरों के कीड़ों की तरह हो, जिन्हें कि हम जब चाहे तब मसल सकते हैं। यहाँ पे वांग लिन ये सारा नजारा देख रहा था कि तभी वांग लिन उससे कहता है कि अपना नाम बताओ, जिसपे ये बंदा भड़क जाता है जो कि पाइथन क्लैन से बिलोंग करता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे जैसा एक 2 टके का कल्टीवेटर मुझसे मेरा नाम पूछेगा। हाँ, इस दौरान स्पेस में क्रैक होता है और व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इनका जो नया लीडर था वो वांग लिन को आते साथ ही सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है। सभी लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और व्हाइट ड्रैगन क्लैन जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में से एक मानी जाती है, यहाँ पे जब वो वांग लिन के सामने नतमस्तक होते हैं तो सभी की बोलतियां से बंद हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका एक 13वां एल्डर था जो कि अभी भी बहुत ज्यादा कर दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ तो क्या हुआ। वैसे भी ड्रैगन व्हाइट क्लैन का जो लीडर है वो मारा जा चुका है, तो हो सकता है कि इस लड़के ने इनकी कोई हेल्प की होगी जिसके चलते ये लोग इसको इतना ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिस आइसोलेट प्लेनेट पर ये बैटल होने वाला था वहाँ का एक पोर्टल ओपन होता है जो कि सीधा इस जगह को उस जगह से कनेक्ट करता है और इसके अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं और इनके सामने था एम्परर का मैसेंजर खड़ा था जो कि जैसे ही वांग लिन को देखता है तो फटाफट से उसे रिस्पेक्ट देता है और यंग एम्परर कहते हुए देरी के लिए वांग लिन से माफी चाहता है। अब यहाँ पे जैसे ये वांग लिन को यंग एम्परर कहता है तो अब तो सबकी बोलती और बंद हो जाती है। तभी वो वांग लिन को इज्जत के साथ आगे ले जाने लगता है, पर तभी वांग लिन जाने से पहले स्कॉर्पियन क्लैन और वो जो 13वां एल्डर था इन दोनों की तरफ देखता है, जिसके बाद वो मैसेंजर की तरफ देखता है और मैसेंजर समझ आता है कि उसे क्या करना है। वो सभी को यहाँ पे ट्रैप करने का ऑर्डर देता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर वांग लिन के घुटनों के बल स्कॉर्पियन क्लैन का जो लीडर था वो आ जाता है और माफी मांगने लगता है। तो वांग लिन कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बार के कंपटीशन में स्कॉर्पियन क्लैन हिस्सा ही ना ले। वांग लिन का कहना ही था कि ऑन द स्पॉट इनका नाम लिस्ट से बाहर हो जाता है और जिसके बाद जो 13वां एल्डर होता है उसकी तैसे रूह कांपने लगती है कि न जाने इसके साथ क्या होगा। वांग लिन उसकी तरफ देखता नहीं, लेकिन जाने से पहले उसका टाइटल उससे छीन लेता है और जो स्कॉर्पियन क्लैन के साथ उसने किया है ना, यहाँ सबके सामने उन्हें जलील करके, तो उसे अगले 150 सालों तक स्कॉर्पियन क्लैन के सामने नतमस्तक होकर रोज माफी मांगनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का फैसला सुनकर सभी की बोलती तो बंद हो जाती है, पर तब तक यहाँ पे स्पेस में वापस से क्रैक होता है। इस बार जो ग्रैंड मास्टर येलो जो कि एक फीमेल कल्टीवेटर थी वो यहाँ पे आ जाती है। दिखने में काफी ज्यादा यंग थी और इसके पीछे जो मास्टर सीमा मो थे वो मौजूद था। देख कर जो ग्रैंड मास्टर येलो है वो मन में कहने लगती है कि क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, कि मास्टर के प्रेडिक्शंस हो चुके थे लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा यंग कल्टीवेटर होगा। मास्टर सीमा मो वांग लिन को वापस से ऑफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन बस उसे एक लुक देता है, कहता है कि लगता है कि आखिरी बार की फाइट तुम भूल चुके हो। जो देखकर सभी को लग रहा था कि जो रूमर्स उन लोगों ने सुने थे कि एक 5th हेवेंस ब्लाइट का कल्टीवेटर आया था जिसे कि एक बाहरी कल्टीवेटर ने हरा दिया है, लगता है कि ये वही है और वो बात सच है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर यूनलो है वो वांग लिन के पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगती है कि फेलो कल्टीवेटर आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब वांग लिन के सटक जाती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है ही नहीं। आखिर कौन से आधार पर तुम मुझे फेलो कल्टीवेटर कह रही हो? अपनी 1000 साल की कल्टीवेशन के साथ तुम मुझे अपने साथ कंपेयर कर रही हो। और यहाँ पे सभी लोग जो कि ग्रैंड मास्टर यूनलो को काफी ज्यादा इज्जत करते हैं, जब वो यहाँ पर ये बात सुनते हैं तो वो भी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं कि ये बंदा तो ग्रैंड मास्टर यूनलो को भी नहीं छोड़ रहा, जबकि ये प्रॉपर तरीके से अभी हमारा जो यंग एम्परर है वो बना भी नहीं है, लेकिन ये अभी से किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर येलो मन में काफी ज्यादा गुस्से में थी, पर तभी वो कहने लगता है कि बस तुम्हारा एक बार मुझे नाम पता चल जाए। तो वो काफी पोलाइटली वे में माफी मांगते हुए कहती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अब वांग लिन मतलब मैं क्या बोलूं, इतना समझदार यार कौन लड़का होता है। वांग लिन उसे कोई जवाब नहीं देता और ये देखकर वो लड़की वापस से वांग लिन से काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहने लगती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। अब वांग लिन दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, कहने लगता है कि आखिर इसे मेरे नाम जानने की इतनी ज्यादा क्यों पड़ी है, आखिर इसका इरादा क्या है। तो वांग लिन यहाँ पे अपना फेक नाम ज़ूमो बता देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सोवरेन काउंसिल के लोग हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी जैसे ही उसका नाम सुनती है और स्माइल करती है, उसकी आंखों में
जैसे किलिंग इंटेंट था और वो मन में उसका नाम रिपीट करती है। लेकिन 3 बार रिपीट करने के बाद भी जब वांगलिन को कुछ नहीं होता तो तब वो वापस से स्माइल करती है और समझ जाती है कि ये जो बंदा है इसने इससे झूठ बोला है। अब मैसेंजर वांगलिन को गाइड करते हुए यहाँ से सबसे पहले उसे ले जाता है और सीधा यहाँ पर जो होटल के उस पार का जो एरिया आता है वहाँ पे ले जाता है और बताने लगता है कि हम लोग ग्रेट एम्परर प्लेनेट पे पहुंच गए हैं। अब वो मैसेंजर यहाँ से जा चुका था, लेकिन वांगलिन जैसे ही आगे बढ़ता है वो यहाँ पर कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशन फील करता है और तभी वो यहाँ पे अपने डिवाइन आई से देखता है कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा है। और जब वांगलिन इसे थोड़ा और डिटेल में चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है ये जानकर कि असल में उसके सामने जो रिस्ट्रिक्शन है वो असल में एंशिएंट स्वॉर्ड रिस्ट्रिक्शन है। वांगलिन को इस रिस्ट्रिक्शन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर इस प्लेनेट के सॉइल में भी कुछ गड़बड़ी पाता है। अब वांगलिन जब इस प्लेनेट के सॉइल को चेक करता है अपने सेकंड स्पेल के जरिए से और वक्त में पीछे जाके देखता है तो वांगलिन को पता चलता है कि ये प्लेनेट जब बना है तब से ही ये सॉइल बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज है और जो कोई भी इस मिट्टी के ऊपर कदम रखता है ना वो उसकी सारी की सारी पावर्स को धीरे धीरे करके ड्रेन करने लगता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी प्लेनेट पे जाते हैं तो वो हमें ओरिजिन एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी ये चीजें प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये ऐसा प्लेनेट है जो कि उल्टा ऑब्जॉर्ब करता है, जिसका मतलब वांगलिन समझ चुका है कि कोई है जिसने की जानबूझ के इस प्लेनेट और इसके स्ट्रक्चर को बनाया है। वांगलिन यहाँ पे काफी ज्यादा चौकन्ना हो चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो ग्रेट एम्परर है वो आखिर मुझे यहाँ पर ला के क्या करना चाहता है। इसी वांगलिन चलते चलते एक नदी के किनारे पे पहुंच जाता है जहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा नजर आता है और वांगलिन उसके पास जाके उसे ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब वांगलिन उसे डिटेल से देखता है तो वो पाता है कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो बंदा सामने बैठा है ना, ये जो ओल्ड मैन है, ये असल में जैसे इस पूरी की पूरी मिट्टी यहाँ के नेचर सभी के साथ जैसे मर्ज हो चुका हो और अगर कोई इसे आंखों से अगर ना देखे तो शायद ही कोई इसे नोटिस कर रहा है। ये जो बंदा था जो कि मस्त यहाँ पे फिशिंग करने में बिजी था वो बस वांगलिन की तरफ अपने वाइन की बोतल को आगे करता है। अब वांगलिन वो भी जैसी एक सिप लेता है ना तो वांगलिन की बॉडी के अंदर ऐसी हलचल होती है कि अगले आधे घंटे तक वांगलिन की बॉडी से तेज हीट रिलीज होती है। यहाँ तक कि उसका जो वर्मिलियन वर्ड था यानी कि ब्लू वर्मिलियन वर्ड वो बाहर आते साथ ही अपनी फ्लेम को चारों ओर बिखरने लगता है। कुछ वक्त बाद वांगलिन जब बिल्कुल ठीक हो जाता है वो हैरानी के साथ इस बोतल की तरफ देखता है और कहने लगता है कि आखिर इसके अंदर है क्या, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइन जिसने कि मेरी फायर एसेंस को इतना ज्यादा नरिश कर दिया, आखिर ये क्या है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये बंदा अपनी जाल में एक बहुत बड़ी मछली को फंसा लेता है, लेकिन जैसे ही वो चांद की रोशनी में से देखते हैं तो इन्हें नजर आता है कि ये असल में एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन था और वो आते साथ ही बाहर तेजी से दहाड़ मारता है। लेकिन तब तक वो ओल्ड मैन उसकी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक जायंट सा वर्मिलियन वर्ड आते साथ ही उस ड्रैगन से जा भिड़ता है, जिसके चलते वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। अभी यहाँ पे वांगलिन ये नजारा देख के हैरान था, स्पेशली एक दूसरे वर्मिलियन वर्ड को देखकर वो समझ जाता है कि ये बंदा कौन है। अब तभी वो ओल्ड मैन वांगलिन से कहने लगता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, उसके सिर से जो वाइन निकल रहा है उसे जाके कलेक्ट कर लो। वांगलिन समझ जाता है कि उसने जो पिया है वो कोई वाइन नहीं था, असल में वो ब्लड था। ओल्ड मैन कहने लगता है कि इसका वाइन तो और ज्यादा टेस्टी होगा। अब यहाँ पे वांगलिन भी देरी नहीं करता और यहाँ पे वांगलिन जैसे इस बंदे के लिए ठीक ठाक अमाउंट में ब्लड को कलेक्ट करता है तो यहाँ पर अब वो अपना पेट पूजा करना शुरू कर देता है। वांगलिन लिटरली यहाँ पे इस ड्रैगन का काफी अमाउंट में ब्लड को ले चुका था और जैसे ही वांगलिन के पेट के अंदर ये जाता है तो ऐसा भूचाल आता है कि आसपास की जगह शेक करने लगती है। लेकिन वांगलिन जानता है कि ये मौका वो जान ही नहीं दे सकता है, उसे अपने फायर एसेंस को और बढ़ाना है। ये देखते साथ ही वो ओल्ड मैन इस ड्रैगन के यहाँ से दूर भेज देते हैं और वो वांगलिन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि मेरे क्लैन मेंबर से अब मैं उम्मीद ही क्या करूं, मौका तो हम कभी नहीं छोड़ते। बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि तुम्हारा जो फ्लेम है ना वो बहुत ही जल्द इथेरियल फ्लेम बनने वाला है, बिल्कुल मेरे इस इथेरियल फिनिक्स की तरह। वो यहाँ पर मन में काफी ज्यादा खुश था कि 6th जनरेशन का जो वर्मिलियन वर्ड का एम्परर है वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था वांगलिन को अपने काफी सारे स्पेल सिखाने के लिए, पर जब वो देखता है इसकी वर्जिनिटी जा चुकी है तो उसका चेहरा ना ऐसे आग बबूला हो जाता है और वो कहने लगता है कि इतना सब कुछ कर लिया लेकिन तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ, अब तुम मेरे स्पेल्स कैसे सीखोगे? मेरा कितना मन था तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने का। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गुस्से के मारे उसके आसपास चक्कर काटने लगता है, पर तभी वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और तो सिखा ही सकता हूँ। अब वो वापस से इसकी बॉडी को जब ऑब्जर्व करते हैं तो भाई साहब यहाँ पे वांगलिन की बॉडी के अंदर जब उसे 5 एसेंस नजर आते हैं ना तो वो एकदम डर के मारे शॉक्ड होते हुए 4 कदम पीछे हट जाता है। कहने लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या 5 एसेंस को रखना पॉसिबल है? और 5 में से जो थंडर एसेंस है ये तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के चेहरे पर वो एक्साइटमेंट वाली हंसी होती है ना कि जिसे देखकर एनिमेशन में तुम्हें भी मजा आएगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन जो कि ये पूरी तरीके से उस पावर को सप्रेस कर चुका था और यहाँ पे वांगलिन जैसे ही अपने सामने उस ओल्ड मैन को देखता है तो वांगलिन उसे रिस्पेक्ट देता है। जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि असल में ये वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के 2nd जनरेशन के जो डिवाइन एम्परर है वो है, जो कि काफी सालों पहले
लापता हो चुके थे और वांग लिन को वो काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट करता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यही असल में वो ग्रेट एम्परर है इस फॉलन लैंड के। फिलहाल के लिए वो वांग लिन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपने इस फायर को इथेरियल फायर में कन्वर्ट करो, जिसके लिए तुम्हें ट्रायल तो देना होगा। अब वो यहाँ पर वर्मिलियन वर्ड सेक्टर का एक पावरफुल स्पेल वांग लिन को सिखाने लगते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली वो स्पेल को जैसे कास्ट करते हैं जो कि इनविजिबल होता है, लेकिन जो रिवर का पानी था ना ये ऐसे हवा में फ्लोट होता जाता है। अब वो वांग लिन से कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम इससे क्या समझे। वांग लिन काफी देर तक समझता रहता है और वांग लिन समझ चुका था कि यहाँ पर जिस फोर्स के साथ इस पानी को हिट किया गया है वो फोर्स असल में इनविजिबल है, लेकिन अभी भी पानी के अंदर वो फोर्स समाई हुई है। अब अगर तुमने वन पीस देखा होगा तो तुम्हें रियो हाकी का पता होगा। जैसे कि नॉर्मल आर्मामेंट हाकी क्या होती है कि तुम किसी को पंच कर रहे हो, उसको वो पंच पड़ गया, ठीक है, और ये बाहरी चीज को, बाहरी सतह को ज्यादा डैमेज करती है। लेकिन जो रियो हाकी होती है ना वो असल में जैसे तुम किसी चीज को पंच कर रहे हो तो ये जो फोर्स है ये उस चीज के अंदर जाता है और अंदर से उसे डिस्ट्रॉय करता है। हर से भले ही सब कुछ नॉर्मल लगे लेकिन अंदर से ये चीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाती है। लिटरली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये जो सीक्रेट स्पेल था इसका कॉन्सेप्ट भी यही है और वांग लिन भी इसे अच्छे से समझा देता है। अब सेकंड जनरेशन के एम्परर तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और तब वो वांग लिन से कहता है कि लगता है कि तुम इस स्पेल को सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। वैसे भी मैंने देखा कि तुम्हारी जो बॉडी है वो एंशिएंट गॉड बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग ये स्पेल तुम्हें कम्प्लीटली सूट करता है। अब यहाँ पे ये लोग उसी एरिना में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पे सभी की निगाहें वांग लिन और जो ग्रेट एम्परर है इन पे जाती है, लेकिन जैसे ही ग्रेट एम्परर यहाँ पे मास्टर सीमामू को देखते हैं ना वो उसके पास जाते साथ ही घुमा के अपना उल्टा हाथ सीधा उसके फेस पे रखते हैं और ऐसा थप्पड़ मारते हैं कि वो काफी दूर जा गिरता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग एम्परर को ऐसे बुली करने की। यहाँ पे वो अपनी फ्लेम पावर का भी यूज करता है और उसे अंदर से ही जला के राख करने लगता है और यहाँ पे सभी लोग जो ग्रेट एम्परर है उसका गुस्सा देख के ऐसे थर थर कांप रहे थे कि तभी ग्रैंड मास्टर ये लोग बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेट एम्परर उसकी तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ देख कर कहने लगता है कि अगर तुम बीच में आई ना तो जो थप्पड़ इसे पड़ रहे हैं तुम्हें भी पड़ेंगे। ग्रेट एम्परर इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर जो सीमामू है उसे मार रहा था कि सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। यहाँ पे वो सब बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वांग लिन की तरफ मास्टर सीमामू की देखने की हिम्मत नहीं होती। पर फिलहाल के लिए वो सीमामू को अधमरी हालत में वहीं छोड़ देता है ताकि वो ये नजारा देखे कि जिस लड़की को वो नॉर्मल बंदा समझ के बुली कर रहा था वो अब हमारा फ्यूचर एम्परर बनेगा। तो जो सोवरेन काउंसिल और बाकी के जो आउटर रियलम से जितने भी बड़े बड़े लोग आए थे वांग लिन से उनसे वो इंट्रोड्यूस कर आता है, लेकिन जो 5 मास्टर है जिनमें से कि मास्टर ब्लू ड्रीम है ये लोग कुछ ज्यादा स्पेशल है। तो यहाँ पे जो ग्रेट एम्परर है वो वांग लिन को इनके सामने ले जाता है और तभी वांग लिन की नजर एक यंग कल्टीवेटर पे जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा यंग था। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेट एम्परर है वो बताने लगते हैं कि असल में जो मास्टर ब्लू ड्रीम देख रहे हो ये असल में आउटर रियलम के टॉप 5 मास्टर में से एक में शुमार किए जाते हैं, लेकिन ये जिसे तुम यंग लड़का समझ रहे हो ताकत के मामले में इनसे भी कई गुना ज्यादा आगे है और इन्हें नंबर 1 मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक स्केलेटन जैसा बंदा भी नजर आता है जो कि सेकंड नंबर पे आता है और वो वांग लिन को एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है। वो उससे कहने लगता है कि मैं आपसे दुश्मनी नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप यंग एम्परर बने और हमारे बीच अच्छी खासी दोस्ती हो। वांग लिन भी इसे रख लेता है। इसी के साथ ग्रेट एम्परर कहने लगते हैं कि मेरे यंग एम्परर का जो ट्रायल है जिसे देखने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हो वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। वांग लिन यहाँ पर उसे यंग मास्टर की तरफ देखे जा रहा था और यहाँ पे जब वांग लिन को वो इतना ज्यादा सीरियस देखता है तो यहाँ पे जो ग्रेट एम्परर है वो बताने लगता है कि वैसे मैं तुम्हें इसका नाम बताना भूल गया, इसका नाम मास्टर मायोयिन है। फिलहाल के लिए वांग लिन के ट्रायल को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन इस दौरान जो ऑरा यहाँ पे निकलती है ना ब्लू फ्लेम के साथ उसे देखकर तो ये जो एम्परर है ये जो हमारे सेकंड जनरेशन के जो डिवाइन एम्परर है वो भी थोड़ी देर के लिए वांग लिन की तरफ देखते हैं और फिर स्माइल करते हुए कहते हैं कि कोई नहीं, मुझे यकीन है कि तुम पास कर ही लोगे। अब यहाँ पे वो बताने लगता है कि तुम्हारा ये ट्रायल है ये 3 हिस्सों में होगा और तुम्हें 3 अलग अलग रेलम में भेजा जाएगा और यहाँ पर जाके तुम्हें बस वहाँ पे जाकर इस अगरबत्ती को जलाना है जिसके अंदर तुम्हारा सोल भी ट्रैप होगा और इस अगरबत्ती के बुझने से पहले ही तुम्हें उस पूरे के पूरे ट्रायल को सॉल्व करके अपने सोल के साथ वापस आना होगा और तुम्हारा ये ट्रायल 3 स्टेज में होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन पूरी तरीके से तैयार था और वांग लिन को कॉन्फिडेंट देखकर जो यहाँ पे ग्रेट एम्परर है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वांग लिन यहाँ पे आगे तो बढ़ जाता है, सभी की निगाहें उस पे सेट थी और यहाँ पे हम मायोयिन और जो ग्रैंड मास्टर यिन लो है वो यहाँ पर जैसे ही वांग लिन को देखते हैं ना तो इन्हें यकीन हो जाता है कि हो सकता है कि ये वही है, क्योंकि इतने कम कल्टीवेशन के साथ इतनी कॉन्फिडेंस से इस ट्रायल के लिए जाना ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है। अब यहाँ पे मायोयिन यिन लो की तरफ देखता है, डिवाइन सेंस से बताने लगता है कि वैसे मैं एक बात बता दूं, अगर मुझे इस बैटल में इन्वॉल्व होना पड़ा ना तो मैं इस बार सोवरेन से दुगना चार्ज करूंगा। पिछली बार तो उसने मुझे कम में ठग लिया था और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो मैसेज हमें दाओइस्ट वाटर ने दिया था इनर रियलम के लॉर्ड
प्लॉट के रिलेटेड वो बिल्कुल सही है। अगर वाकई में लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियलम अभी तक जिंदा है तो मतलब मेरे लिए खतरे की घंटी है। वांगलिन यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल की तरफ बढ़ चुका था और यहाँ पे जैसे ही वो अंदर आता है तो उसे नजर आता है कि वो जैसे अपने बचपन के विलेज में है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था और वांगलिन अपने सामने एक सीधे साधे लड़के को देखता है जो कि एक मॉडल था और आराम से अपनी जिंदगी बिताया जा रहा था। वांगलिन और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वांगलिन उसे देखते साथ ही मन में कहने लगता है कि ये बिल्कुल वही जिंदगी है जो कि मैं हमेशा से जीना चाहता था। यहाँ पे वांगलिन को फर्स्ट ट्रायल का ट्रू मीनिंग का पता चल चुका था और वांगलिन चाहे तो अभी की अभी इस ट्रायल को एंड करके सेकंड ट्रायल की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन वांगलिन यहाँ पर उस लड़की की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी बीत रही है। अब वो लड़का भी यानी कि जो वांगलिन है, जो मॉडल वांगलिन है, वो उसे अपने साथ एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं। मॉडल वांगलिन बस यहाँ पर हमारे असली वाले वांगलिन की तरफ देखे जा रहा था और लगातार बीच बीच में स्माइल करते हुए उसे थोड़ा सा साके देता है। यहाँ पे तभी एक हवा का झोंका चलता है, काफी देर भी हो जाती है तो अब वांगलिन बढ़ चलता है सीधा हेंगयुन सेक्ट की तरफ और वहाँ से वांगलिन उस दिशा में बढ़ता है जहाँ पर हमारी ली मुआन है यानी कि वानियर। वांगलिन की आंखों में आंसू थे, वो जानता है कि ये जगह बिल्कुल एक नकली है लेकिन फिर भी वो उससे इल्यूजन की तरह ही सही, लेकिन वो एक बार अपने सामने से उसे विटनेस करना चाहता है। अब यहाँ पे सोवरेन काउंसिल से जो लोग आए थे वो तो यहाँ पे मनी मन बहुत खुश हो रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रेट एम्परर है उसको भी मनी मन कह रहे थे कि हाँ तुम इसके दम पे बहुत उछल रहे थे ना, जरा देखो ये तो अब तक का सबसे घटिया यंगेस्ट एम्परर है, इससे तो अभी तक फर्स्ट ट्रायल भी कंप्लीट नहीं किया जा रहा, न जाने इसकी कैसी चॉइस है। अब यहाँ पे हम ग्रेट एम्परर को यानी कि हमारे वर्मिलियन वर्ल्ड के सेकंड जनरेशन के एम्परर को देखते हैं जो कि खुद कंफ्यूज थे कि आखिर इसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। पर तभी जैसे ही वो जो बड़ी सी अगरबत्ती थी उसमें कुछ फ्लक्चुएशन होने लगती है, अचानक से वहाँ पे हल्की हल्की बारिश होने लगती है और यहाँ पे सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। इवन की मास्टर ब्लू ड्रीम भी समझ चुके थे कि इस लड़के ने सिर्फ इस फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट नहीं किया है, इसे समझा नहीं है, बल्कि वो तो इसे जी रहा है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम वानियर को देखते हैं जो कि पुराने टाइम की तरह ही एक छोटे से पिल को रिफाइन करने में लगी हुई थी, लेकिन बेचारी नाकाम हो जाती है और उसके चेहरे पे जो प्यारी सी हताशा होती है उसे वांगलिन बहुत ही प्यार से देखे जा रहा था। जिसके बाद वो खुद को संभालती है और कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ से दूर रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे एक जख्मी जानवर मिलता है जिसे कि वो पूरी कोशिश करती है कि हर्ब के जरिए से ठीक किया जाए, लेकिन बेचारा यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने की कगार पे पहुंच चुका था। और तभी पीछे से यहाँ पे वांगलिन की आवाज आती है, वो कहता है कि लाओ मैं इसे देखता हूँ। यहाँ पे वांगलिन की आवाज सुन के वो अचानक से चौंक जाती है तो यहाँ पे वांगलिन उसका एक्सप्रेशन देख के स्माइल करता है। वांगलिन यहाँ पे उस जानवर को ठीक कर देता है। अब ली मुआन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है और तभी थोड़ी सस्पिशियस भी हो जाती है और मन में कहने लगती है कि आखिर इतना पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ क्या कर रहा है, मैंने तो कभी इससे पहले नहीं देखा। वो डरते हुए अपने हाथों को मोड़ती है और झिझकते हुए कहती है कि आखिर आप कहाँ से आए हैं सीनियर। वांगलिन समझ जाता है कि ये डर रही है तो वो इमीडिएटली उसे यहाँ से अपनी केव के पास ले जाता है जैसे कि उसने बस हाल ही में तैयार किया था। यहाँ पे ली मुआन देखते साथ ही ना डर के मारे से कांपने लगती है। उसके मन में बुरे ख्याल आ रही थी कि एक सुनसान सी जगह पर ये आदमी मुझे उठा के लाया है। यहाँ से बहाना करके जाने लगती है पर वांगलिन भी उसे देखकर स्माइल करता है और उसे रोकता नहीं कि वांगलिन ली मुआन के मन की बात को भी अपने इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में सुन पा रहा था। ली मुआन जाने लगती है पर जाती हुई एक बार उसकी तरफ मुड़ के देखती है और फिर वापस से मन में कहने लगती है कि नहीं, शक्ल से बुरा तो नहीं है और वैसे भी ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी लड़की इनके लिए कल्टीवेशन फर्नेस बनना चाहेगी, तो भला ये मेरे पीछे क्यों आएंगे। वांगलिन जब ये सुनता है ना तो इतने टाइम बाद हम उसे हंसता हुआ देखते हैं। वांगलिन पहले तो यहाँ से जाने वाला था लेकिन जब वो ली मुआन को देखता है ना तो वो सोचता है कि नहीं, एक मुलाकात और होने दो फिर मैं यहाँ से आराम से चला जाऊंगा। वांगलिन ये बात अच्छे से जानता है कि आगे चलकर उसे ये चीज बहुत महंगी पड़ने वाली है क्योंकि जितना वांगलिन अकेला रहता है ली मुआन को वो कम याद करता है, लेकिन जब जब उससे या उससे जुड़ी किसी चीज से वो टकराता है उसकी पुरानी तकलीफ वापस से ताजा हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 5 दिन बीत जाते हैं लेकिन वांगलिन अभी भी वहीं पर था। फाइनली यहाँ पर ली मुआन आती है और इस बार बेचारी अपने पास से क्यूट से जानवर को निकालती है और बहुत ही क्यूट वे में कहती है कि मुझे लगा कि शायद आप इसे ठीक कर सकते हो इसलिए मैं इसे आपके पास लाई। वांगलिन स्माइल करता है और इसे भी वापस से पहले जैसा कर देता है। अब यहाँ पे ली मुआन कहीं ना कहीं वांगलिन पे ट्रस्ट करने लगी थी और ऐसे ही वो उन्हें थैंक्स कह के यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस दौरान वांगलिन की आंखें सिकुड़ने लगती हैं क्योंकि उसके पीछे एक डिवाइन मैसेज जो कि सिर्फ वांगलिन को सुनाई दे रहा था वो उसे सुनता है और यहाँ पे वांगलिन गुस्से के साथ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। असल में ये जो मैसेज था ये हमारे ग्रेट एम्परर का है जिन्हें की बेसिकली वांगलिन की फिक्र हो रही थी, पर जब वांगलिन को सही सलामत देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और अब वो वांगलिन से रीजन पूछते कि आखिर वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है, क्योंकि वांगलिन का इल्यूजनरी वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा इजी है, इसके जरिए से वो बहुत इजीली अपने फ्लेम को इथेरियल फ्लेम तक ले जा सकता है। तो आखिर वांगलिन अपनी ही यादों से बनी गई इस दुनिया को ऐसे डिस्ट्रॉय करने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है, उसके लिए तो ये पल भर का काम है। वांगलिन कहता है कि आपकी फिक्र जायज
वाइज है, लेकिन मैं हेवन डिफाइन कल्टीवेटर हूँ। मैं अपने बनाए तरीके को हमेशा से फॉलो करता आ रहा हूँ। मुझे ताकतवर बनना है, मुझे नई ऊंचाइयों को हासिल करनी है, लेकिन हेवन के रास्तों पे चल कर नहीं और ना ही किसी और के रास्ते पे चल के। मुझे इथेरियल फायर चाहिए, लेकिन अपनी सोल, अपनी यादें, अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके नहीं, अपनी चीजें सैक्रिफाइस करके नहीं, बल्कि मैं इसे समझकर इसके जरिए से अपने फायर को कार्मिक फायर का रूप दूंगा। और जब वो कार्मिक फायर बन जाएगा तो उसका कार्मिक कॉज होगा इथेरियल फ्लेम। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस दौरान जो ग्रेट एम्परर है, जो कि वांगलन की ये सारी बातें स्पीचलेस होकर ऐसे सुन रहे थे, तो बाहरी लोगों को ये लग रहा था कि फर्स्ट ट्रायल में ही इनका चुनिंदा बंदा यानी कि जो यंग एम्परर है वो निपट चुका है। और मास्टर सीमा यूं तो वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वांगलन का काम तमाम हो चुका है। पर तब तक एक जोर का थप्पड़ उसे लगता है और वो होश में आता है और देखता है कि ग्रेट एम्परर उसके सामने खड़े हैं और वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मेरा यंग एम्परर तुम्हें हराए बिना तो मरने नहीं वाला। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।